डियर स्टूडेंट्स, एलिमेंट्री क्वांटम मैकेनिक्स के इस लास्ट लेक्चर में हम रिजिड रोटेटर का केस देखेंगे और हार्मोनिक ऑसिलेटर का केस देखेंगे। सबसे पहले हम यहाँ पर रिलेशन बिटवीन कार्टेशियन कोऑर्डिनेट्स एंड पोलर कोऑर्डिनेट्स देख रहे हैं। पोलर कोऑर्डिनेट्स कार्टेशियन कोऑर्डिनेट्स की तरह ही एक कोऑर्डिनेट सिस्टम होता है जिसकी हेल्प से हम पार्टिकल की पोजीशन और ओरिएंटेशन के बारे में जानकारी हासिल कर सकते हैं। कार्टेशियन कोऑर्डिनेट्स हम जानते हैं, इनको प्रेजेंट करा जाता है एक्स वाई जेड से। सिमिलरली जो पोलर कोऑर्डिनेट्स होते हैं ये होते हैं आर, थीटा एंड फाई। जो इनमें रिलेशन होता है ये इस तरह से दिया जाता है, x इज इक्वल टू आर साइन थीटा कॉस फाई, y इज इक्वल टू आर साइन थीटा साइन फाई एंड z इज इक्वल टू आर कॉस थीटा। अब ये रिलेशन कैसे बन रहा है यहाँ पे हम समझ लेते हैं इसको। इसे कोई पार्टिकल है ए पॉइंट पे और उसके जो कार्टेशियन कोऑर्डिनेट्स होंगे ये इस तरह से दिए जाएंगे x, y, z। अब यहाँ पर पोलर कोऑर्डिनेट r को कैसे डिफाइन करा जाएगा? ओरिजिन से इस पॉइंट की जो डायरेक्ट डिस्टेंस होगी ये पोलर कोऑर्डिनेट r होगा। अब हम यहाँ पर पोलर कोऑर्डिनेट थीटा की बात करते हैं। थीटा पोलर कोऑर्डिनेट निकालने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा? ये जो लेंथ थी, r लेंथ थी या r जो डिस्टेंस थी, या हम ये ओरिजिन को ज्वाइन करने वाली, ओरिजिन और a को ज्वाइन करने वाली जो ये लाइन थी, इसका और z एक्सिस के बीच में एंगल देखेंगे तो ये दूसरा पोलर कोऑर्डिनेट थीटा है। अब हम तीसरे पोलर कोऑर्डिनेट फाई की बात करते हैं। तो इसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा? पॉइंट ए से एक परपेंडिकुलर डालना पड़ेगा x एंड y प्लेन में। ये जो हमने परपेंडिकुलर डाला है ये xy प्लेन है और xy प्लेन में हमने जब परपेंडिकुलर डाला तो ये b पॉइंट पर स्ट्राइक कर रहा है xy प्लेन पे, और इस पॉइंट को, b पॉइंट को हम ओरिजिन से जोड़ रहे हैं। तो जो हमें लाइन मिल रही है यहाँ पे वो भी, इसका y एक्सिस के साथ जो एंगल है ये तीसरा पोलर कोऑर्डिनेट है फाई। तो सिंपल ट्रिग्नोमेट्री से हम इनके बीच में रिलेशन निकाल सकते हैं जो कि मैंने अभी बताया आपको। z इज इक्वल टू आर कॉस थीटा, y इज इक्वल टू आर साइन थीटा साइन फाई एंड x इज इक्वल टू आर साइन थीटा कॉस फाई। ये जो रिलेशन है एक्स वाई जेड और आर थीटा फाई में ये डायरेक्टली पूछे जा सकते हैं, और ये जो मैंने फिगर यहाँ पे बताई है आपको ये पेपर में सीधे सीधे पूछी जा सकती है। तो पेपर के पर्सपेक्टिव से ये रिलेशंस इंपॉर्टेंट है। अब हम इसमें रिजिड रोटेटर का केस देख रहे हैं जहाँ पे हम पोलर कोऑर्डिनेट्स का यूज करेंगे। पहले यहाँ पे रिजिड रोटेटर को डिफाइन कर लेते हैं। रिजिड रोटेटर एक सिंपल केस है जिसमें दो एटम्स बॉन्डेड होंगे एक दूसरे से थ्रू अ रिजिड बॉन्ड, यानी कि जो दो एटम है उनके बीच में जो बॉन्ड है वो रिजिड है। इसका मतलब ये है कि ये दोनों एटम्स एक दूसरे के रिस्पेक्ट में वाइब्रेट नहीं कर सकते, मूव नहीं कर सकते। मॉलिक्यूल डू नॉट वाइब्रेट इफ द बॉन्ड इज रिजिड। ऐसा कोई सिस्टम रोटेट करेगा किसी एक्सिस से और वो एक्सिस पास होगी सेंटर ऑफ ग्रेविटी से। तो हमने यहाँ पर ये सिस्टम कंसिडर करा है कि यहाँ पे दो मास पार्टिकल्स हैं, दो एटम्स हैं, एक का मास m1 है और दूसरे का मास m2 है, और इनके बीच में डिपेंडिंग अपॉन मास सेंटर ऑफ ग्रेविटी को हम डिफाइन कर सकते हैं, और ये मोमेंट इक्वेशन से निकाला जाता है m1 r1 इज इक्वल टू m2 r2, ये हम जानते हैं। और जो हम यहाँ देख रहे हैं सेंटर ऑफ ग्रेविटी, यहाँ से एक एक्सिस पास होगी, जिस एक्सिस के रिस्पेक्ट में ये दोनों जो पार्टिकल हैं ये रोटेट कर रहे होंगे। तो यहाँ पे ये दोनों रोटेट कर रहे होंगे। इन दोनों के बीच की जो डिस्टेंस है वो r0 ली गई है, और सेंटर ऑफ ग्रेविटी से मास 1 एटम की जो डिस्टेंस है उसको r1 लिया गया है, और मास 2 जो एटम है उसकी सेंटर ऑफ ग्रेविटी से जो डिस्टेंस है उसको r2 लिया गया है। ऐसे सिस्टम के लिए अगर हम श्रोडिंगर वेव इक्वेशन को सॉल्व आउट करेंगे तो श्रोडिंगर वेव इक्वेशन हमने कार्टेशियन कोऑर्डिनेट्स के टर्म्स में पहले लिखी थी। अभी हमने कार्टेशियन कोऑर्डिनेट्स का रिलेशन देखा था आर थीटा फाई के रिस्पेक्ट में। एक्स वाई जेड की जगह जब हम ये रिलेशन इंसर्ट करते हैं और श्रोडिंगर वेव इक्वेशन को जब पोलर कोऑर्डिनेट्स के टर्म्स में निकालते हैं तो श्रोडिंगर वेव इक्वेशन इन टर्म्स ऑफ पोलर कोऑर्डिनेट्स इस तरह से दी जाती है। तो यहाँ पे ये टर्म्स में एक बार पढ़ लेता हूँ। 1/r² डेल बाय डेल r² डेल साई अपॉन डेल r प्लस 1/r साइन थीटा डेल बाय डेल थीटा साइन थीटा डेल साई अपॉन डेल थीटा, देन 1/r² साइन स्क्वायर थीटा डेल स्क्वायर साई अपॉन डेल साई स्क्वायर, सॉरी डेल फाई स्क्वायर, प्लस 8 पाई स्क्वायर म्यू अपॉन h स्क्वायर e माइनस v साई इज इक्वल टू 0। ये श्रोडिंगर वेव इक्वेशन है इन टर्म्स ऑफ पोलर कोऑर्डिनेट्स। ये किस तरह से अटेन हुई है, कैसे आई है, इसके बारे में हम हायर क्लासेस में देखेंगे। ये बेसिकली मास्टर्स का पार्ट है, एमएससी में इसको पढ़ा जाता है।
कि जब इस इक्वेशन को सॉल्व करा जाएगा तो हमें एनर्जी का जो एक्सप्रेशन मिलेगा, ये जो एनर्जी टर्म है इसका जो एक्सप्रेशन मिलेगा ये इस तरह से मिल जाएगा, EL इज इक्वल टू L+1 h²/8π² I इन टर्म्स ऑफ जूल। अब यहाँ पे L एक क्वांटम नंबर है जिसे रोटेशनल क्वांटम नंबर बोला जाएगा और L की वैल्यू 0 से शुरू होगी। ये बात ध्यान रखेंगे कि पार्टिकल इन 1 डायमेंशनल बॉक्स, 2 डायमेंशनल बॉक्स एंड 3 डायमेंशनल बॉक्स में जो क्वांटम नंबर था उसको n से प्रेजेंट करा था हमने और उनकी वैल्यू 1 से शुरू होती थी। रोटेशनल क्वांटम नंबर की वैल्यू 0 से शुरू होती है। यहाँ पे I मोमेंट ऑफ इनर्शिया है और मोमेंट ऑफ इनर्शिया को कैसे डिफाइन करा जाता है, I इज इक्वल टू म्यू r0²। और यहाँ पे म्यू जो है एक नई टर्म है जिसे हम बोलते हैं रिड्यूस मास। रिड्यूस मास क्या होता है, प्रोडक्ट ऑफ मास डिवाइडेड बाय सम ऑफ मास। जैसे यहाँ पे दो पार्टिकल थे जिनका, दो एटम्स थे जिनका मास था m1 और m2, तो इनके लिए रिड्यूस मास कैसे निकाला जाएगा, जो ये दो पार्टिकल थे इनका मास का प्रोडक्ट यानी m1 इंटू m2 डिवाइडेड बाय इन दोनों मास का सम m1 प्लस m2। सो यहाँ पे म्यू यानी रिड्यूस मास कैसे निकाला जा रहा है, म्यू इज इक्वल टू m1 m2 डिवाइडेड बाय m1 प्लस m2। और मोमेंट ऑफ इनर्शिया में r0 यहाँ पर क्या है, बॉन्ड लेंथ। तो अभी जब हमने रिजिड ऑर्डर को डिफाइन करा था तो इसमें मैंने आपको बताया था कि दोनों एटम्स के बीच में डिस्टेंस क्या है, r0, यानी जो बॉन्ड लेंथ है वो क्या है, r0 है। अब ये एक्सप्रेशन हमें याद रखना है, दिस इज द रिजल्ट ऑफ रिजिड रोटेटर, और ये एक्सप्रेशन हमें ध्यान में रखना है। लास्टली जो हमारी नेक्स्ट यूनिट है स्पेक्ट्रोस्कोपी, तो उसमें हम रोटेशनल स्पेक्ट्रोस्कोपी की बात करेंगे। तो क्योंकि एक रोटेटिंग मॉलिक्यूल जैसे कि HCl की अगर मैं बात करूं, HCl एक डायटोमिक मॉलिक्यूल है, तो इसकी जो रोटेशनल एनर्जी होगी ये इस तरह से दी जाएगी। बस हमने क्या करा है, यहाँ पे L की जगह J लिख दिया है क्योंकि स्पेक्ट्रोस्कोपी में बाय कन्वेंशन J यूज करा जाता है इन प्लेस ऑफ L। सो डायटोमिक रोटेटर, रिजिड एटॉमिक रोटेटर के लिए जो एनर्जी होगी रोटेशनल एनर्जी, वो उसका एक्सप्रेशन ये होता है EJ इज इक्वल टू J+1 h²/8π² I, यूनिट से यहाँ पे जूल। तो ये रिजल्ट हमें याद होना चाहिए। अब हम 0 पॉइंट एनर्जी की बात करते हैं। तो 0 पॉइंट एनर्जी के लिए हमें J की मिनिमम वैल्यू पुट करनी पड़ेगी या L की मिनिमम वैल्यू पुट करनी पड़ेगी। तो हम जानते हैं J की मिनिमम वैल्यू या L की मिनिमम वैल्यू 0 है। तो जब हम यहाँ पे 0 पुट करेंगे तो ये जो पूरी टर्म है ये 0 हो जाएगी, यानी जो रिजिड डायटोमिक रोटेटर है उसकी 0 पॉइंट एनर्जी 0 होती है। तो हम सीधे कह सकते हैं कि ग्राउंड स्टेट में जो ये डायटोमिक मॉलिक्यूल होगा ये रोटेट नहीं करेगा। सो दिस मीन्स मॉलिक्यूल डज नॉट रोटेट इन ग्राउंड स्टेट। अब हम इसमें लास्ट पार्ट देख रहे हैं हार्मोनिक ऑसिलेटर का। हार्मोनिक ऑसिलेटर एक तरीके का मॉलिक्यूलर सिस्टम है जिसमें क्या होगा, जैसे अगर हम HCl का केस लें तो हमने अभी रिजिड रोटेटर में क्या माना था कि ये जो बॉन्ड है ये रिजिड है, बट अगर ये रिजिड नहीं होगा तो ये जो एटम्स होंगे ये विद रिस्पेक्ट टू ईच अदर वाइब्रेट करेंगे। और एक्चुअली में ऐसा ही होता है कि मॉलिक्यूल में जो बॉन्ड होते हैं वो रिजिड नहीं होते और मॉलिक्यूल वाइब्रेट करते हैं विद उसमें जो एटम्स होते हैं एक दूसरे के रिस्पेक्ट में मूव करते रहते हैं, वाइब्रेट करते रहते हैं। और ऐसे वाइब्रेटर की, ऐसे हार्मोनिक ऑसिलेटर की जो एनर्जी होगी उसको निकालने के लिए हमें श्रोडिंगर वेव इक्वेशन की जरूरत पड़ेगी। सो श्रोडिंगर वेव इक्वेशन इन 1 डायमेंशन यहाँ पर ये इस तरह से दी जाती है, जहाँ पे हार्मोनिक ऑसिलेटर के लिए जो पोटेंशियल एनर्जी होती है ये हमने क्लासिकल मैकेनिक्स में पढ़ा हुआ है हार्मोनिक ऑसिलेटर। तो ये पोटेंशियल एनर्जी की वैल्यू होती है V इज इक्वल टू K x²/2, जहाँ पे K फोर्स कांस्टेंट होगा हार्मोनिक ऑसिलेटर का और x यहाँ पे डिस्प्लेसमेंट होगा फ्रॉम मीन पोजीशन। सो जब V की वैल्यू को हम यहाँ पे पुट कर देंगे तो हमें एक और फॉर्म मिल जाएगी यहाँ पे इस तरह से। और इस इक्वेशन को जब सॉल्व करा जाएगा, यहाँ पे एनर्जी की वैल्यू को सॉल्व आउट करा जाएगा, तो हमें एनर्जी का एक्सप्रेशन यहाँ पे इस तरह से मिल जाएगा En इज इक्वल टू n प्लस 1/2 h/2π ओमेगा, वेयर ओमेगा इज द वाइब्रेशनल फ्रीक्वेंसी एंड n इज द वाइब्रेशनल क्वांटम नंबर। n यहाँ पे वाइब्रेशनल क्वांटम नंबर है और इसकी वैल्यू 0 से शुरू होगी, जैसे कि अभी हमने देखा था रिजिड रोटेटर के केस में जहाँ पे L की वैल्यू भी 0 से शुरू होती थी। तो हम देख रहे हैं यहाँ पे कि n की कुछ डेफिनेट वैल्यूज है जिसकी वजह से जो एनर्जी है हार्मोनिक ऑसिलेटर की ये डिस्क्रीट हो जाती है, डिस्टिंक्ट हो जाती है, अलग अलग हो जाती है। और जो ये एनर्जी वैल्यूज होंगी इनको आइगन वैल्यूज बोला जाएगा या एनर्जी बोला जाएगा हार्मोनिक ऑसिलेटर का। हम यहाँ पे देख रहे हैं क्वांटम मैकेनिकल सिस्टम में जो इस तरह के मॉलिक्यूल्स होंगे, जैसा अभी मैंने प्रेजेंट करा था HCl टाइप डायटोमिक मॉलिक्यूल, उनकी जो रोटेशनल एनर्जी होगी या फिर वाइब्रेशनल एनर्जी ये क्या होगी, क्वांटाइज्ड होगी। ये ऐसी आर्बिट्ररी नहीं होगी, इसकी कुछ ना कुछ वैल्यू होगी और वैल्यू यहाँ पे
ये जो क्वांटम नंबर है इस पे डिपेंड करेगा। जो दो अभी हमने केस देखे हैं रिजिड रोटेटर का, उसमें एनर्जी का एक्सप्रेशन हमने देखा था EL इज इक्वल टू L प्लस 1 h स्क्वायर अपॉन 8 पाई स्क्वायर IC, 8 पाई स्क्वायर I। सो यहाँ पे जो एनर्जी है रिजिड रोटेटर की उसकी वैल्यू L पे डिपेंड कर रही है। और अभी जो हार्मोनिक ऑसिलेटर का केस हमने देखा है कि E n इज इक्वल टू n प्लस हाफ h अपॉन 2 पाई ओमेगा, यहाँ पे भी एनर्जी n पे डिपेंड कर रही है, एक क्वांटम नंबर पे डिपेंड कर रही है। और इन वैल्यूज इसकी L की, यहाँ पे L की वैल्यूज की वजह से और यहाँ पे n की वैल्यूज की वजह से जो ये एनर्जीज होंगी ये डिस्क्रीट हो जाएंगी यानी क्वांटाइज्ड हो जाएंगी। और यही डिफरेंस है यहाँ पर एक रोटेटिंग सिस्टम का, जिसको हम माइक्रोस्कोपिक लेवल पे देखते हैं या क्वांटम लेवल पे देखते हैं। क्वांटम लेवल पे एनर्जीज क्वांटाइज्ड होती है, जो यहाँ से हमें कंफर्म हो रहा है। और इसी का हम एप्लीकेशन पार्ट देखते हैं स्पेक्ट्रोस्कोपी में। स्पेक्ट्रोस्कोपी में जब हम रोटेशनल स्पेक्ट्रम देखेंगे या वाइब्रेशनल स्पेक्ट्रम देखेंगे तो वहां से ये बात क्लियर होती है कि जो एनर्जीज हैं मॉलिक्यूल्स में, रोटेशनल एनर्जीज या वाइब्रेशनल एनर्जीज, और साथ ही साथ हम आगे देखेंगे इलेक्ट्रॉनिक एनर्जी, ये सारी एनर्जीज क्वांटाइज्ड होती हैं। देन जीरो पॉइंट एनर्जी की अगर हम बात करें हार्मोनिक ऑसिलेटर के लिए, तो जीरो पॉइंट एनर्जी निकालने के लिए हमें एनर्जी के एक्सप्रेशन में n की वैल्यू 0 पुट करनी पड़ेगी। एनर्जी का एक्सप्रेशन अभी हमने देखा था ये, तो यहाँ पे हमें n की वैल्यू को 0 पुट करना पड़ेगा। तो जब हम 0 पुट कर देंगे तो एनर्जी का एक्सप्रेशन यहाँ पर इस तरह से मिल जाएगा, E0 इज इक्वल टू हाफ h बार ओमेगा। h बार को डिफाइन करा जाता है h अपॉन 2 पाई से। सो हम यहाँ पे देख रहे हैं कि जो जीरो पॉइंट एनर्जी है हार्मोनिक ऑसिलेटर की, ये जीरो नहीं है, यानी कि ग्राउंड स्टेट में भी मॉलिक्यूल वाइब्रेट कर रहा होगा। अगर हम कंपेयर करें यहाँ पे रोटेशनल एनर्जी से, तो हमने देखा था वहां पे जीरो पॉइंट एनर्जी 0 आ रही थी, यानी कि ग्राउंड स्टेट में मॉलिक्यूल रोटेट नहीं करता बट वाइब्रेट जरूर करता है। और क्लासिकल मैकेनिक्स और क्वांटम मैकेनिक्स में यहाँ पर एक डिफरेंस आता है। क्लासिकल मैकेनिक्स में जो हार्मोनिक ऑसिलेटर होता है, अगर हम क्लासिकल मैकेनिक्स में हार्मोनिक ऑसिलेटर को कंसिडर करें तो उसकी जीरो पॉइंट एनर्जी 0 होती है, जबकि अभी हमने देखा कि क्वांटम मैकेनिक्स में हार्मोनिक ऑसिलेटर में जो जीरो पॉइंट एनर्जी होती है वो नॉन जीरो होती है, उसकी कुछ ना कुछ वैल्यू होती है। तो अगर हम अपने लेवल पे कोई हार्मोनिक ऑसिलेटर देखते हैं, से कोई हम स्प्रिंग देखते हैं जिसको हमने क्या करा हुआ है, एक वॉल से बांधा हुआ है, और उसको हम क्या करें, स्ट्रेच करें और छोड़ दें, तो वो क्या करेगा, वाइब्रेट करता रहेगा। ग्राउंड स्टेट की एनर्जी की हम बात करें, ग्राउंड स्टेट में क्या होगा, ये रुक जाएगा और इसकी जो वाइब्रेशनल एनर्जी है ये 0 हो जाएगी। लेकिन अगर हम डायटोमिक मॉलिक्यूल की बात करें, ये बहुत छोटा पार्टिकल है, तो यहाँ पे क्वांटम मैकेनिक्स लगेगी, और जब क्वांटम मैकेनिक्स लगेगी तो वहां से हम क्या रिजल्ट देख रहे हैं कि ये हमेशा वाइब्रेट करते रहेंगे, इनकी वाइब्रेशनल एनर्जी 0 नहीं होगी। यहाँ पे इस एक्सप्रेशन में जो ओमेगा आ रहा है, या एनर्जी के एक्सप्रेशन में जो हमने ओमेगा देखा था, इसको डिफाइन करा था वाइब्रेशनल फ्रीक्वेंसी से। तो ये जो दो एटम्स थे, ये किसी पॉइंट के रिस्पेक्ट में एक दूसरे के रिस्पेक्ट में वाइब्रेट कर रहे होंगे, तो इनके वाइब्रेशन की जो फ्रीक्वेंसी होगी उसी को वाइब्रेशनल फ्रीक्वेंसी ओमेगा बोला जाएगा। सो ये जो दोनों टर्म्स हमने पढ़ी हैं, जो दोनों केसेस हमने देखे हैं, रिजिड रोटेटर का केस और हार्मोनिक ऑसिलेटर का केस, इनमें बहुत सारा मैथमेटिकल पार्ट है। और जो ये हमने डेरिवेशन की बात करी है, बेसिकली एडवांस मैथमेटिक्स यहाँ पे यूज्ड होती है, तो ये अभी आपके सिलेबस का पार्ट नहीं है। अभी हमें बस यहाँ पर रिजल्ट्स पे जाना है, और रिजल्ट्स में हमने ये समझा है कि जब श्रोडिंगर वेव इक्वेशन को सॉल्व करा जाएगा रिजिड रोटेटर के लिए या हार्मोनिक ऑसिलेटर के लिए, तो दोनों केसेस में एनर्जी क्वांटाइज्ड मिलेगी हमें, और यहाँ पर हमें नए क्वांटम नंबर्स मिलेंगे। रिजिड रोटेटर में उस क्वांटम नंबर को L से प्रेजेंट करा जा रहा है, हार्मोनिक ऑसिलेटर में उस क्वांटम नंबर को n से प्रेजेंट करा जा रहा है। दोनों की ही वैल्यू 0 से शुरू होती है और 0, 1, 2, 3, 4 ऐसे करके आगे बढ़ती चली जाती है। और जो दूसरा डिफरेंस हमने देखा है यहाँ पे जीरो पॉइंट एनर्जी का, तो रिजिड रोटेटर में जीरो पॉइंट एनर्जी 0 होती है, जबकि हार्मोनिक ऑसिलेटर में जीरो पॉइंट एनर्जी 0 नहीं होती। सबसे इंपॉर्टेंट बात क्या है कि दोनों ही केसेस में जो एनर्जी होती है वो क्वांटाइज्ड होती है। तो हम यहाँ पे जनरलाइज कर सकते हैं, मॉलिक्यूल्स में एटम रोटेट भी करते हैं और वाइब्रेट भी करते हैं, और इनकी जो रोटेशनल या वाइब्रेशनल एनर्जीज होती हैं ये क्वांटाइज्ड होती है। दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट डिफरेंस बिटवीन क्वांटम मैकेनिक्स एंड क्लासिकल मैकेनिक्स। सो दिस इज ऑल अबाउट दिस लेक्चर, और इस टॉपिक के साथ ये यूनिट खत्म हो गई है, और अब हम नेक्स्ट यूनिट स्पेक्ट्रोस्कोपी स्टार्ट कर सकते हैं, जो कि अब हम कमिंग लेक्चर्स में करेंगे। सो दैट्स ऑल, थैंक यू।